morning, student. So, common name, organic common name और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर लाइन क्वेश्चन रहता है। 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी, मेडिकल, इंजीनियरिंग सारे एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जैसे फर्स्ट अल्केन टॉपिक वो हम लोग कॉमन नेम सब डिस्कस कर लिए। अल्कीन अल्कीन में बहुत सारा कॉमन नेम जो है, जो कंपाउंड एल्कीन से वो पोलीमराइजेशन में यूज होता है। लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, ठीक है। रबर रबर के बारे में आपको बताया कि आइसोप्रीन और कैसे बनता है, कैसे उसको वोल्केनाइज करना है, कैसे कार्बन ऐड करना है, कैसे मिल्क कलेक्ट कर करके उसको जिगलर नाइट्रा कैटलिस्ट। तो हर लाइन जितना भी आप लाइन पढ़ें सब क्वेश्चन है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास 6 पॉइंट तक आप कंप्लीट किए थे अल्कीन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 7 आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर लास्ट क्लास मैंने नोट कराया था, थोड़ा सा और उसमें लिख लेंगे हम लोग। वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर, सो रबर को हम लोग वोल्केनाइज करते हैं। सो रबर का वोल्केनाइजेशन हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि एडिशन ऑफ सल्फर इन रबर। ये लास्ट क्लास हम लोग सल्फर ऐड करना बताया था मैंने आपको, कैसे सल्फर ऐड किया जाता है, कैसे बीच में सल्फर एंटर करता है। तो थोड़ा सा और एक लाइन ऐड करना है। अगर आप, मैंने लिखवाया था 3 to 5%, बट अगर और बेटर लिखना होगा तो 3 to 10%। ये 10% जो है वो सल्फर ऐड करना है, ठीक है। सल्फर एडेड, ये सल्फर ऐड करना है फॉर टायर ट्यूब वाले रबर में, थोड़ा उसको ज़्यादा हार्ड बनाना होता है। और अगर सॉफ्ट रबर, थोड़ा सा हल्का, जैसे रबर का बैंड हुआ, जैसे हम लोग जैसे करेंसी को बांधते हैं, बैंक में जाते हैं तो रबर से वो लोग करेंसी नोट्स को बांध के रखते हैं, तो रबर बैंड हुआ, उसमें थोड़ा कम सल्फर ऐड करना होता है। तो 3 to 10% सल्फर फॉर हार्ड रबर which use in tire and tube, टायर ट्यूब। तो टायर एंड ट्यूब जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें आपको 3 to 10% तक ऐड करना है, और 1 to 3% तक ऐड करना है। 1 to 3% सल्फर ऐड करना है फॉर सॉफ्ट रबर। which use in rubber band, रबर बैंड। तो थोड़ा सा सॉफ्ट है तो 1 to 3% तक ऐड करिएगा। और हार्ड, अगर हार्ड करना है, जैसे टायर और ट्यूब काफ़ी हार्ड होता है, तो उसमें सल्फर का परसेंटेज बढ़ा लीजिएगा। तो ये हो गया आपका नेचुरल रबर। लास्ट क्लास हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, और मैंने आपको बोला था कि जो नेचुरल रबर है अब तो बहुत कम मिलता है। नेचुरल रबर जो है बहुत कम मिलता है, और वो हम लोग देखे भी हैं। नेचुरल रबर जो होता है, इरेजर, जो पेंसिल और रबर हम लोग यूज करते थे, वो एकदम प्योर नेचुरल रबर है, और वो सॉफ्ट है। उसके बाद प्रोसेस होता है सल्फर का एडिशन, हार्ड बनाना। उसके बाद कार्बन एडिशन है, वो टायर को ब्लैक करना, क्योंकि वो कार्बन जो है फ्रिक्शन फोर्स या हीट रिड्यूस कर देगा रोड एंड टायर के बीच में। नेचुरल रबर कंप्लीट हो गया। अब ये जो नेचुरल रबर है, रबर के प्लांट से मिलता है, वो तो एकदम बहुत कम हो गया, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री डेवलप करेगा, हर कंट्री का पूरा वर्ल्ड में डेवलपमेंट शुरू हो गया। मतलब डेवलपमेंट मीन्स कि इतने सारा इंस्ट्रूमेंट आ गया कि हर घर में, पहले क्या था, 100 साल पहले गाड़ियां रेयर था, रेयर। अभी क्या है, हर घर में गाड़ी, टायर है, टायर मतलब कार है, बाइक है, हर घर में आ गया। तो हर घर में आपको टायर का अब यूज होगा, ठीक है। रबर का डिमांड क्या हो गया, खूब बढ़ गया। और ये सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में रबर का एक डिमांड बढ़ने लगा। सबको चाहिए रबर, टायर ट्यूब के लिए, साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, हर टाइप का जो भी व्हीकल है सब में टायर ट्यूब के लिए रबर चाहिए। डिमांड खूब हो गया और सप्लाई कम हो गया,
क्योंकि जब सारा वर्ल्ड डेवलप करने लगा तो लोग पेड़ काटना शुरू कर दिया, जंगल के साइड में लोग शिफ्ट करने लगा, उधर अपार्टमेंट बनना शुरू हो गया, तो पेड़ कम, रबर का प्लांट कम हो गया और डिमांड बढ़ गया। तो इसका जो सब्स्टिट्यूट बना बाद में जो है रबर, ये जो रबर जो आप लास्ट क्लास नेचुरल रबर आप पढ़े थे, उसके जगह सिंथेटिक रबर भी आना शुरू हो गया। तो ये जो सिंथेटिक रबर है ये भी आप लैब में बना सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग सिंथेटिक रबर, क्योंकि तीन पढ़ना ने, एक तो हुआ नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, वो व्हाइट मिल्क क्लास पढ़ चुके हैं। उसके बाद दो पढ़ना है, एक क्लोरोप्रीन और एक नियोप्रीन पढ़ना है। और नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है। एक रबर का डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया, आप देख रहे हैं पहले 100 साल से अभी के टाइम में कंपेयर करिए तो इतना रबर का डिमांड, इतना गाड़ियां आ गया रोड पे, सब गाड़ी में टायर ट्यूब में रबर चाहिए, डिमांड बढ़ गया, सप्लाई घट गया। सप्लाई घटा तो इसका जो सब्स्टिट्यूट बना सिंथेटिक रबर, बाद में ये लैब में भी बनना शुरू हो गया। चलिए हम लोग प्लान करते हैं सिंथेटिक रबर के लिए। प्रोसेस सेम है, सेम उसमें भी वल्केनाइज करना होगा, उसमें भी कार्बन ऐड करना पड़ेगा। तो सिंथेटिक रबर दो होता है सिंथेटिक रबर, एक तो मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक दो क्लास बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्यूना एन करके आता है। तो 7 पॉइंट उसी जैसा लैब में बनना शुरू हुआ और उसी जैसा एक कंपाउंड आपको सिलेबस में है और एकदम सेम उसी जैसा आपको लगेगा, और ये है क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन है। आप अगर लास्ट क्लास आपको याद होगा तो लास्ट क्लास आपने देखा था ऐसा, इस टाइप का, ये वाइट मिल्क ये था। तो ये था वाइट मिल्क जो कि एकदम नेचर से, प्लांट से मिला था ऐसे। इसको हम लोग बोले थे हम लोग कि ये है मेरा प्लांट से मिलने वाला वाइट मिल्क आइसोप्रीन, फेमस आइसोप्रीन जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। ये है प्लांट से मिलता है, जो नेचुरल रबर ट्री है उसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके गिरते रहता है, ये है आइसोप्रीन है। बट इसके जगह जो है अब लैब में बनना शुरू हुआ, तो लैब में ये सब देखिए एक ही जैसा कंपाउंड है, ये हटाना है, यहाँ CH3 हटा करके CH3 हटा के क्लोरीन करना है, तो इसको साइंस में बोलते हैं क्लोरोप्रीन। बहुत सारा लेना है, बहुत सारा एन ले लेंगे, और ये है क्लोरोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन हो गया। ठीक है, क्लोरोप्रीन जो हो गया, और आप आईपेक नेम लिखना चाहें तो मैं आईपेक नेम समझा दे रहा हूँ कि यहाँ से नंबरिंग में करूँगा 1 2 3 4, 2 क्लोरो और 2 पे लग गया क्लोरो, ब्यूटेन, ब्यूट, और 1 पे 3 पे 1 3 डाइन। सो ये है 3 2 क्लोरो ब्यूट 1 3 डाइन। ये हो गया आपका क्लोरोप्रीन, ये फेमस क्लोरोप्रीन है, ये नेचुरल चीजें हैं, ये आर्टिफिशियल, ये लैब में बनता है। अब इस पे हम लोग को जिगलर नटा कैटलिस्ट, वही जिगलर नटा C2H5 का होल थ्राइस और Al, और साथ में यहाँ लेना है TiCl3। ये थोड़ा मोड़ा हीट करना हो तो कर सकते हैं। और पोलीमराइज करेंगे तो पोलीमराइजेशन करते ही ये C और Cl वो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा और ये बन गया CH2। ये है N, इतना सारा ले लेंगे, N बहुत सारा लेना है आपको। इसी को साइंस में बोलते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबर है, वो नियोप्रीन। ये है सिंथेटिक रबर। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर हो गया, ये आर्टिफिशियल, ये लैब में क्रिएट कर लिया जाता है, सिंथेटिक रबर है। इलास्टोमर, इसके कुछ प्रॉपर्टी आपको जानना है कि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, रबर ऐसे ही वीक बॉन्ड होगा, इसके अंदर जो फोर्स जो होता है वो वीक रहता है। इलास्टोमर, इसका जो प्रॉपर्टी है इलास्टोमर, इलास्टोमर का मतलब और इलास्टिक नेचर। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स,
इसके अंदर जो फोर्स होगा वो वीक होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। सो फोर्स जो है यहाँ पे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये आपका नाम जानना था कि ये आइसोप्रीन लास्ट क्लास कंप्लीट हुआ था, और इसके जगह हम लोग सिंथेटिक रबर भी बना सकते हैं। सिंथेटिक रबर बनाने के लिए ये क्लोरोप्रीन, यहाँ पे क्लोरीन CH3 रिप्लेस होकर क्लोरीन बन गया है, क्लोरोप्रीन। और सेम कैटलिस्ट, जिगलर नटा कैटलिस्ट रखना है आपको, वो आपको पोलीमराइज होके और नियोप्रीन बन जाएगा। तो नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबर है, इलास्टोमर, ये वीक होता है, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सल्फर ऐड करेंगे। टायर ट्यूब बनाने के लिए इसके अंदर कार्बन ऐड करेंगे। सेम स्टेप जो आप क्लास पढ़े हुए हैं वही स्टेप यहाँ पे भी है, ठीक है। ये जो नियोप्रीन है या सिंथेटिक रबर एक और है, ब्यूना एन करके आता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो सिंथेटिक रबर और ये जो नियोप्रीन है, चाहे ब्यूना एन है, ये रेजिस्टेंस टूवर्ड द मिनरल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। तो कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टी इनके बारे में जानना है। एक तो वीक, ये भी एग्जाम में आता है कि जो इलास्टोमर्स जो फॉलो करते हैं उनमें वीक बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है। ऐसे भी रबर काफ़ी सॉफ्ट होता है। हार्ड बनाने के लिए हम लोग सल्फर ऐड करते हैं, बट ऐसे अगर बनाएंगे तो ये इलास्टिक या वीक फोर्स होता है। ये जो है इसके नीचे आप लिख लेंगे, या आप ऊपर कहीं जगह हो आप लिखेंगे, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस या इनर्ट टुवर्ड वेजिटेबल और मिनरल ऑयल। सो रेजिस्टेंस या इनर्ट, ये जो आपका सिंथेटिक रबर है इनर्ट होता है, इनर्ट टुवर्ड द वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल। मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है, कभी रिएक्शन नहीं करेगा। वेजिटेबल ऑयल का मतलब कुकिंग ऑयल हो गया, जो भी घर में किचन में यूज होता है कुकिंग ऑयल, वो वेजिटेबल ऑयल हो गया। और मिनरल ऑयल का मतलब हुआ ज़मीन से नीचे निकलने वाला जो मिनरल ऑयल, जिसमें पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब मिनरल ऑयल हो गया। तो ये रेजिस्टेंस, वो उनसे रिएक्शन नहीं करता, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सो यूज, इसका यूजेस जो हम लोग जानते हैं, तो मैं ऊपर लिखते रहा हूँ। इन पेट्रोल पंप, फोर hoses, तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका यूजेस जो है, एक तो रबर तो है ही, रबर बनाने में जो टायर ट्यूब में यूज होता ही है। दूसरा एप्लीकेशन की है रेजिस्टेंस, और टुवर्ड जो आप लिखे हैं वेजिटेबल और मिनरल्स ऑयल। तो वेजिटेबल और मिनरल्स ऑयल में जो रेजिस्टेंस इसका नेचर होता है, उसके चलते ये जो यूज होगा पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप में जो पाइप जो होता है, जिससे कि पेट्रोल, जैसे हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं, कार लगाते हैं, तो वो पाइप के थ्रू जो हमारे कार में पेट्रोल फिल करते हैं, तो वो जो पाइप हुआ जिसके रास्ते से पेट्रोल या डीजल आता है, वो उसको हॉसेस पाइप बोलते हैं। तो ऐसे पाइप जो भी है, आप वेजिटेबल ऑयल वाला पाइप हो या आपके मिनरल ऑयल के पाइप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। गैस्केट्स में यूज होता है, गैस्केट्स में यूज किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट में। बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका, तो कुछ एप्लीकेशन मैंने लिख दिया। जैसे गैस्केट्स जो है, गैस्केट्स को हिंदी में हम लोग वॉशर बोल सकते हैं, वॉशर, वॉशर हो गया, ठीक है। इंजन में तो खूब यूज होता है, कार का इंजन है, बाइक का इंजन है, ट्रक का इंजन है, ट्रैक्टर का इंजन है, हर इंजन में खूब यूज होता है गैस्केट्स। वॉशर बोलते हैं। जैसे इंजन का पार्ट हुआ, मान लीजिए कि इंजन में है, एक एक पार्ट है आपका आयरन का, और दूसरा पार्ट भी आयरन का है, होता ही है। जितने इंजन के अंदर की बात कर रहे हैं, इंजन जब खुलेगा उसमें एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, पिस्टन है, लैनन है, क्रैंक है, सब एक दूसरे से अटैच रहता है। और जैसे ये आयरन है, ये आयरन है, और इसको ऐसे अटैच करना है, हम लोग नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं।
अब ये आयरन हुआ, ये आयरन हुआ, और अगर आप कितना भी इनको अटैच करिएगा, ठीक है, खूब बढ़िया इसमें मतलब आप खूब नट टाइट भी कर दीजिएगा, फिर भी अच्छा इनकी बॉन्डिंग नहीं होता, क्योंकि इंजन के अंदर आप जानते हैं कि इंजन के अंदर जो होता है मोबिल फ्लो करते रहता है, गियर बॉक्स में गियर ऑयल डालते हैं, ब्रेक वाला बॉक्स है तो ब्रेक ऑयल डालते हैं, कूलेंट वाला बॉक्स है तो उसमें कूलेंट डालते हैं। हर सेक्शन के इंजन के अंदर जो लुब्रिकेंट करने के लिए, उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हर सेक्शन में कुछ ना कुछ डाला जाता है, जिसमें मेजर है मोबिल। वो तो पेट्रोल डीजल क्या है, वो तो इंजन को चलाता है, वो तो हीट में कन्वर्ट करता है, बट जो उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बाइक का भी इंजन है, कार का भी इंजन है, तो आप मोबिल डालते हैं, डाला ही जाता है हर गाड़ी में। 6 महीने 7 महीने बाद हम लोग मोबिल चेंज कर लेते हैं उसको, क्योंकि उससे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और इंजन के अंदर जैसे ही इंजन स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर में कंपोनेंट एक दूसरे से जस्ट फ्रिक्शन करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, एक अप डाउन चलेगा, एक लीनियर चलेगा। तो इंटरनल कंपोनेंट जो होगा, जैसे अब ये आयरन है, ये आयरन है, और यहाँ पे ऐसे आप जोड़ेंगे, खूब आप यहाँ टाइट भी कर देंगे, फिर भी बगल से अगर लिक्विड फ्लो करेगा, मोबिल आएगा, तो मोबिल इन दोनों के बीच से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए गैस्केट्स लगाते हैं, वॉशर बोलते हैं हिंदी में, तो हम लोग वॉशर बोलते थे कि ये ले लिए, ये ले लिए। और ऐसा ऐसा रबर का आता है, रबर का कोई भी वॉशर हो गया, जैसे जैसे ये हो गया, ये छोटा सा हो गया इस टाइप का, ये वॉशर हो गया। अब ये पार्ट है यहाँ रख दिया मैंने, ये पार्ट आयरन का यहाँ पे ऐसे रख दिया, और दोनों रख करके अब कनेक्ट कर दिया। तो अब जो ऑयल है, मोबिल है, वो लीक नहीं करेगा। अगर वॉशर नहीं देंगे, इस टाइप का छोटा छोटा वॉशर अगर आप नहीं देंगे यहाँ पे, तो अगर कितना भी आयरन रहेगा, ये आयरन रहेगा, दोनों को कितना भी अच्छे से टाइट कर दीजिएगा, लिक्विड है, मोबिल क्या है, लिक्विड है, वो तो अपना कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेगा, वो लिक करके बाहर चला जाएगा। बट जैसे ही अगर एक रबर का एक वॉशर इन दोनों के बीच में डाल देंगे, तो अब ये जो वॉशर है रेजिस्टेंस या इनर्ट टुवर्ड द मिनरल ऑयल, अब ये मिनरल ऑयल को आने नहीं देगा, मिनरल ऑयल जो है वो जा ही नहीं पाएगा। अब वो एक आयरन दूसरा आयरन, और होता ही है, इंजन जब खुलेगा, आपका गाड़ी का इंजन जब खुलेगा, आप सर्विस सेंटर में जाकर देखेंगे, हर सेक्शन वॉशर से कनेक्टेड है। बिना वॉशर का आप दो फ्रेम को आप कनेक्ट करेंगे, ऑयल लीक कर जाएगा, तो क्योंकि दो आयरन है, इसके बीच में सुई की तरह भी थोड़ा सा भी छेद हुआ, निकलना ही है, बट आप वॉशर दे दीजिए। तो वॉशर को ही गैस्केट्स बोलते हैं। और भी कई पीवीसी से भी बनता है, गैस्केट बनता है, कई मटेरियल हैं जिससे गैस्केट बनाता रहता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि रेजिस्टेंस टुवर्ड मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। सो इसका पाइप बनाने में, पेट्रोल पंप पे जाते हैं वो पाइप हो गया, या ऑयल सप्लाई का पाइप हो गया, या गैस्केट वॉशर हो गया, कन्वेयर बेल्ट हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बैगेज कलेक्ट करते हैं, तो बेल्ट घूमते रहता है, पूरा घूमते रहेगा रोटेशन से, बैग इधर से जाएगा, फिर इधर से आते हुए रोटेशन घुमाते रहता है। तो वो जो कन्वेयर बेल्ट हुआ, वो इसी से बनता है, वो रबर जो है वो नियोप्रीन ही। तो नेक्स्ट आगे का प्रोसेस सेम है, जैसे कि आपने लास्ट क्लास आइसोप्रीन पढ़ा था, उसी तरह से ये आप सिंथेटिक रबर है, इसके आगे आप सल्फर ऐड कर करके आप वोल्केनाइज कर सकते हैं, कार्बन ऐड कर करके और बेटर कर करके आप टायर ट्यूब में बना सकते हैं। और डायरेक्ट अगर यूज करना है तो ये सिंथेटिक रबर है, लैब में बनाया जाता है, काफ़ी वीक फोर्स होता है, और ये रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड मिनरल ऑयल, जिसके चलते ये कॉन्वेयर बेल्ट में यूज करते हैं हम लोग, गैस्केट्स बनाने में यूज करते हैं, पाइप्स बनाने में यूज करते हैं। और अगर आपको इसको भी बनाना हो, इसको भी लैब में कि ये इसका स्टार्टिंग मटेरियल, तो इसका भी रिएक्शन है वो आगे पढ़ना है। तो नेम आपको ध्यान रखना है, आपका आइसोप्रीन लास्ट क्लास कंप्लीट, क्लोरोप्रीन ये है, नियोप्रीन ये है, सिंथेटिक रबर है, आइसोप्रीन ये नेचुरल प्लांट रबर प्लांट से मिलेगा। और अगर क्लोरोप्रीन भी बनाना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, वो आगे आपको रिएक्शन पढ़ना है। तो बहुत सारे पॉलीमर हैं, सारा पॉलीमर देखा हुआ है मैं घर में या कहीं बाहर में एक एक पॉलीमर आपका देखा हुआ है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि उनके रिएक्शन जानना है, उनके कॉमन नेम जानना है। तो यहाँ एसिडलिन तो आप जानते ही हैं, यहाँ 2 मोल्स एसिडलिन लिया जाता है ऐसे। ये आगे रिएक्शन आप पढ़ेंगे, ये सब रिएक्शन आपको पढ़ना है। ये है 2 मोल्स एसिडलिन, एसिडलिन,
यहाँ पे कैटलिस्ट लिया जाता है NH4Cl, CO2Cl2, और ये कैटलिस्ट हो गया। इसके प्रेजेंस में ये पोलिमराइज करके ऐसे बना लेता है, विनाइल एसिटिलीन बनेगा। ये बन जाएगा विनाइल एसिटिलीन। इसको बोलते हैं, ये ग्रुप है विनाइल और ये है एसिटिलीन, ये है विनाइल एसिटिलीन। विनाइल एसिटिलीन। अब इस पे HCl फिर से ऐड करते थे हम लोग। इस पे आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग अल्कीन का प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लैब में बन जाता है, ये लैब में जीवा में बन जाता है, लैब में। तो ये है आपका, इस पे HCl ऐड करते थे और 1 मोल, जैसे इस पे 1 मोल HCl ऐड करेंगे तो 1 मोल ऐड करते ही ये ऐसे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl और डबल बॉन्ड ऐसे। ये है क्लोरोप्रीन बोलते हैं, ये है क्लोरोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन, इसको क्लोरोप्रीन बोलते हैं। अब यही क्लोरोप्रीन जो होता है ये N मोल, यहाँ पे N मोल लेना है, बहुत सारे N मोल मॉलिक्यूल्स जो बोलिए, और यहाँ जिगलर नटा डाल दीजिए और TiCl3। तो ये नियोप्रीन जो कि सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन, ये है सिंथेटिक रबर। ये है नियोप्रीन सिंथेटिक रबर में, ये आ गया आपका। तो ये है लैब में ऐसे बना लिया जाता है। तो नेचुरल रबर अब बहुत कम हो गया है, तो उसके जगह ये सिंथेटिक रबर यूज करते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन करना है कि ये कहाँ से आ गया। तो एसिडलिन तो बहुत आसान है। एसिडलिन तो आप कोई भी कैल्शियम कार्बाइड अगर इसके आगे भी इसके भी लिखना हो तो कैल्शियम कार्बाइड इजीली अवेलेबल है कोई भी हार्डवेयर स्टोर पे। जहाँ भी नट बोल्ट हार्डवेयर का स्टोर है वहाँ कैल्शियम कार्बाइड बहुत इजीली अवेलेबल है। वहाँ पे आप किलो के रेट से पूरा बोरा बोरा आता है, 40 kg 10 kg का बैग आता है। एसिडलिन इजीली अवेलेबल है, सबसे इजी में मिल जाता है। अब एसिडलिन ले लीजिएगा, एसिडलिन के ऊपर आप वाटर डाल दीजिएगा। जैसे ही वाटर डालते हैं खूब सारा एसिडलिन गैस बनता है यहाँ पे ऐसे। प्लस बैलेंस देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चेक कर लीजिए। सो CaOH का होल ट्वाइस 2 वाटर ले लीजिएगा। तो ये एसिडलिन गैस बनाना बहुत इजी है, एकदम आसान है। एसिडलिन गैस कैल्शियम कार्बाइड ले लीजिए, इजीली अवेलेबल है। स्टोन थोड़ा थोड़ा रॉक टाइप का रहता है, बट भुरभुरा रॉक रहता है, हाथ से ऐसा रगड़िएगा तुरंत मतलब ब्रेक कर जाता है, सॉफ्ट होता है। और उसके ऊपर पानी डालना है, पानी डालते ही एसिडलिन गैस बन जाता है। एसिडलिन गैस को पोलीमराइज करना है, HCl अटैक करना है, HCl अटैक करके जिगलर नटा के साथ ये आपको लैब में बन जाता है। तो जो लास्ट क्लास हम लोग नेचुरल रबर पढ़ रहे थे वो बहुत कम हो गया, उसके जगह ये आर्टिफिशियल रबर अब ये यूज किया जाता है। मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, छोटा छोटा स्लाइड बीच में मैं ऐड करते रहूँगा, फिर मैं आपको समझाते रहूँगा। नेक्स्ट, सो रबर कंप्लीट, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, ये फाइनल। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्कीन में बहुत पॉलीमर है जो हम लोग घर में यूज करते रहते हैं। इथीन से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा पॉलीमर इथीन। देखिए ये सब लोग जानते हैं, सब लोग हम लोग जानते हैं इसके बारे में, C और H और डबल बॉन्ड C और H और H, ये है इथीन। इथीन या और इथाइलिन, इथाइलिन, इथाइलिन भी हम लोग बोलते हैं। बहुत सारा ले लीजिएगा, ढेर सारा इथीन लेना है। ऐसे तो गैस होता है, तो गैस आप ले लेना है और बहुत सारा गैस एक साथ रखना है, प्रेशर अप्लाई करना है। मैं डिस्कस करूंगा इसमें 2 टाइप ऑफ पॉलीथीन पढ़ना है। देखिए पहले समझिए तो इथीन, इथीन 9th 10th क्लास में पढ़े हुए थे हम लोग,
ठीक है। अब इसमें मैं पोलीमराइजेशन कर रहा हूँ, पोलीमराइजेशन यहाँ पे, तो ये मैंने इसको पोलीमराइज कर दिया। देखिए, और पोलीमराइज करेंगे तो ऐसे, इस तरह से ऐसे बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, बीच का बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, और इस तरह से ऐसा ढेर सारा लाइंस, एक मॉलिक्यूल सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये ठीक, ये ठीक है। और जो नाम यहाँ पड़े हुए हैं वही नाम के आगे पोली लगा दीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये इथीन है, और उसके नाम के आगे लगा दीजिए पोली और इथीन, पोली इथीन। या इसमें से ई हटा भी दिया जाता है, या हटा देंगे तो पोली, पोलीथीन, TH यानी पोलीथीन। देखिए तो सब लोग जानते हैं पॉलीथीन। कैरी बैग, मार्केट में जाते हैं कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, वेजिटेबल लेने के लिए, तो कैरी बैग, पॉलीथीन का बैग, तो सब लोग सुने पॉलीथीन, पॉलीथीन दीजिए, प्लास्टिक बैग दे दीजिए, बट उसको साइंस से रिलेट करिए तो शॉर्ट में ऐसे पॉलीथीन, बट आप समझिए इसको तो पॉलीमर ऑफ इथीन। ये जो पॉलीथीन कैरी बैग जो आप वेजिटेबल, फ्रूट्स या कुछ भी आप क्लॉथ खरीद के लाते हैं, शूज खरीद के लाते हैं, तो वो कैरी बैग जो आपको देते हैं प्लास्टिक का बैग होता है, वही तो है पॉलीथीन। सब लोग बोलते हैं पॉलीथीन दे दीजिए, पॉलीथीन का बैग दीजिए, सब्जी वेजिटेबल है पॉलीथीन में दीजिए। तो पॉलीथीन जो है वो केमिस्ट्री नेम पॉलीमर ऑफ इथीन। ऐसे दो टाइप का पढ़ना है पॉलीथीन, HDP, लोड LDP, हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं स्लाइड प्रेजेंट करूंगा अभी आपको। तो पहले आप सबसे पहले समझिए इथीन, ये सबसे छोटा इथीन, और वो आपने पॉलीमराइज किया तो पॉलीथीन, पॉलीइथीन ऐसे लिखना है, या ई को हटा भी देते हैं, पॉलीथीन यूज इन अ प्लास्टिक बैग, लिख लीजिए। तो कैरी बैग जो है प्लास्टिक बैग जो हम लोग जानते हैं, द पॉलीथीन, उसमें यूज करते हैं। तो पॉलीथीन, अब इसके बारे में जो भी छोटा छोटा इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। तो पॉलीथीन के बारे में छोटा छोटा पॉइंट, नंबर 1, ठीक है, पॉलीथीन। पॉलीथीन कई स्टेट में तो पॉलीथीन पे बैन है, कई स्टेट में बैन कर दिया गया है, हमारे स्टेट में भी बैन है, बिहार में भी बैन है, बट स्टिल मार्केट में मिलता है, ठीक है। क्यों बैन किया गया है, क्यों बैन किया गया है पॉलीथीन को, सब लोग जानते हैं, ये तो सब न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, या आपके सिलेबस भी तो है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये जो पॉलीथीन होता है, ये प्लास्टिक का कैरी बैग जो फ्रूट्स जिसमें लाते हैं, अगर आप इसको बाहर फेंक देंगे, और लोग फेंकता भी है, यूज एंड थ्रो, फेंक दिया बाहर में, बाहर फेंक देंगे तो ये ज़मीन में एक बार टच करेगा, और ज़मीन के अंदर अगर वो चला गया तो वो उसको डिकम्पोज होने में लाखों साल लगता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये टूटते नहीं हैं। ये अगर पॉलीथीन, कहीं भी पॉलीथीन आप गाड़ दीजिए और उसको 100 साल बाद जब उसको गड्ढा करिए तो एज इट इज पॉलीथीन वही रहेगा, डिकम्पोज नहीं करता, ये नॉन डिग्रेडेबल है, जो कि इन्वायरमेंटल के लिए ये सही नहीं है। इसलिए बहुत सारे स्टेट में होते हैं कि बैन किया हुआ है, बैन कर देते हैं लोग, क्योंकि लोगों का आदत है कि कोई सब्जी लाए उठा के बाहर फेंक दिए, नाली में डाल दिए, तो उससे क्या होता है कि ज़मीन में गया तो ज़मीन में गया तो वो ज़मीन के अंदर रह गया, वो उसके जो फर्टाइल प्रॉपर्टी जिससे ज़मीन के अंदर जो प्लांट का ग्रो होता है वो सब रोक देगा, वो जहाँ है वहीं पे रह जाएगा, उस एरिया को ब्लॉक कर देगा, डिकम्पोज नहीं होगा, कभी भी टूटेगा ही नहीं। टूटेगा तो वो लाखों साल लगता है भाई, उतना टाइम कौन वेट कर रहा है। नाली में डाल दिए, नाली में डाल दिए तो जस्ट वो नाली को, पानी को ब्लॉक कर देगा, पूरा नाली जाम हो जाएगा, जब बारिश का टाइम होता है तो पूरा ओवरफ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसा कर दें कि इसको, इसका सोल्यूशन क्या है कि जला देते हैं, ठीक है, इसको जला देते हैं, नहीं, और खतरनाक, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सिंथेटिक कंपाउंड है, लैब में बनते हैं, और जैसे आप जलाइएगा इनमें से पॉइजनस गैस रिलीज करता है, वो एटमॉस्फेयर को और पोल्यूट करेगा। तो बहुत सारे स्टेट में बैन किया हुआ है, और
जहाँ के स्टेट के सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, वो लोग फॉलो करते हैं बैन का, एकदम फॉलो करते हैं। जिसमें आप अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर स्टेट, जो आप सिक्किम जो हो गया, मिजोरम साइड है, वो लोग एक वो मतलब वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, उतना क्राउडेड नहीं है लोग, उतना भीड़ भाड़ नहीं है, और वो लोग फॉलो करते हैं। आप वेजिटेबल फ्रूट्स लेते हैं, वो पेपर के बैग में आपको देंगे, प्रेजेंट करते हैं। बैन का मतलब वो लोग जस्ट लॉ को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ स्टेट में है बैन है, बट ऑन पेपर सब जगह मिलता है, सब जगह वही कैरी बैग लोग लेके चलता है, ठीक है। वैसे ही नाली में फेंकता है लोग, वैसे ही जस्ट जमीन पे फेंक देगा और वो जमीन के अंदर चला जाएगा, वो डिकम्पोज ही नहीं होता है, इसलिए बैन किया हुआ है, बट ऑन पेपर बहुत सारा स्टेट कोई फॉलो नहीं करता, बट कई स्टेट फॉलो करते हैं, और करना भी चाहिए। पेपर का बैग है, पेपर का बैग, आप पेपर से फ्रूट ले लीजिए, रख लीजिए घर में, किचन में रखिए, पेपर को फेंक भी दीजिएगा, तो पेपर जैसे ही जमीन में टच करेगा डिकम्पोज कर देगा, वो ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करके वो सॉइल बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। हम लोग यूज करते हैं ना, हम, मैं तो बताया मैंने कई बार कि मेरी तो हॉबी है, मेरी क्या, मेरे घर में सब लोग की बहुत बहुत सारी हॉबी है, बट एक जो कॉमन हॉबी है गार्डनिंग है। तो हम लोग बनाते हैं ना फर्टिलाइजर अपने लिए खुद, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो उसमें पत्ती, जो सूखे पत्ती हो गए पेड़ का, जितना पेड़ का हम लोग छटाई कर देते हैं, पत्ती निकल गया तो उस पत्ती को डाल देते हैं, वो डिकम्पोज कर देगा। डिकम्पोज करने के लिए हम लोग पेपर यूज करते हैं, जो पेपर है ना, पेपर को डाल देते हैं, पेपर भी उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। या जो भी हम लोग पार्सल आता है घर पे, जैसे ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग किया तो पार्सल आया तो जो कवर किया रहता है पार्सल, जिस बैग में रहता है, सीट जो हो गया कहिए, तो जो सीट पैकेट जो रहता है, उस पैकेट पेपर का बना हुआ है, उसको पैकेट को छोटा छोटा तोड़ करके डाल देते हैं, डिकम्पोज करता है। उसके बाद वो 2-3 महीने बाद वो धीरे धीरे गल करके फर्टिलाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पॉलीथीन बैन किया हुआ है, तो जनरल नॉलेज का कि ये पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, ये ब्रेक नहीं करता है, ये जमीन में जाएगा, लाखों साल तक रह जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा, पानी में जाएगा, पानी को ब्लॉक करेगा, जलाइएगा तो पॉइजनस गैस रिलीज करता है। तो जनरल नॉलेज की पॉलीथीन जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन कंपाउंड, नॉन डिसोसिएटेड, नॉट डिसोसिएटेड, in earth soil और वाटर। तो पानी में या सॉइल में ये डिकम्पोज नहीं करता है, तो ये एक नॉन डिग्रेडेबल कंपाउंड हुआ। जो भी इसके बारे में आपको जानते हैं वो सब हम लोग लिखेंगे। यह है एक, आप बोल सकते हैं होमोपोलीमर। होमोपोलीमर भी एकदम सिंपल वन लाइन का है स्टेटमेंट की, ये सेम टाइप ऑफ यूनिट, मतलब ऐसा लिया आपने, हजारों यूनिट लिया, लाखों यूनिट लिया, बट सेम टाइप ऑफ यूनिट, सिंगल कंपाउंड को ही आपने लाखों यूनिट को मल्टीप्लाई करके पॉलीमर बनाया आपने। एक होता है कि नाउ कोपोलीमर होता है, उसमें दो दो यूनिट दोनों अलग अलग लोगों को पोलीमराइज करते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होमोपोलीमर है। होम पॉलीमर में होता है एडिशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड, एडिशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, ऑफ मोनोमर। मतलब इसमें मैंने एक ही मोनोमर लिया है, इसी मोनोमर को लाखों यूनिट लेकर के ऐड किया है, तो ये बन गया साइंस का होमोपोलीमर। ये एक ही टाइप का, इसी टाइप का एडिशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक ही मोनोमर है जो लाखों यूनिट है, जिसको मैंने एक साथ कंबाइन किया है, तो इसको होमोपोलीमर होता है।
सिंथेटिक पॉलीमर है, लैब में बनता है ये। पॉलीथीन, ये लैब में बनता है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है, सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर प्रिपेयर्ड इन लैब। ये लैब में बनेगा, ये लैब में बनता है। इसका नेक्स्ट नेचर है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक नेचर होता है, वो मैं समझा देता हूं आपको। फोर्थ, ये थर्मोप्लास्टिक नेचर होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो बोलते हैं कि अगर पॉलीथीन जो प्लास्टिक है उसको अगर आप हीट करेंगे, हीट करने पे ये सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा करेंगे, ठंडा करते ही ये हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे नेचर जो होता है थर्मोप्लास्टिक, मतलब सॉफ्ट ऑन हीटिंग, सॉफ्ट ऑन हीटिंग, सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। सो कूलिंग करते ही ये हार्ड हो जाएंगे ऐसे। और अभी आपने जो पढ़ा था इससे पहले नियोप्रीन जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर था, और उसके और इसमें कंपेयर करना होगा। तो अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ेंगे, इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, तो थर्मोप्लास्टिक में इसमें ज्यादा फोर्स होगा कंपेयर टू इलास्टोमर से। सो इलास्टोमर्स से इसमें अंदर फोर्स ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है। इलास्टोमर्स में सबसे वीक बॉन्डिंग होता है, जो कि आपने पढ़ा था नियोप्रीन। नियोप्रीन के अंदर इलास्टोमर्स नेचर होता है, जबकि इसके अंदर थर्मोप्लास्टिक नेचर होता है। तो इलास्टोमर्स जैसे है, आप पढ़ा था आपने नियोप्रीन, ये। तो ये हम लोग पॉलिथीन के बारे में कुछ छोटा छोटा चीज़ें देखा हुआ, सब हम लोग का फील किया हुआ है कि ये नॉन डिग्रेडेबल है, लैब से बन के आता है, कोई नेचर से नहीं मिला हुआ है, सिंथेटिक पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक नेचर होता है कि अगर आप इसको हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे ही फ्रिज के अंदर या ठंडा करेंगे हार्ड हो जाएगा। और इसको हम लोग ये नेचर को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक नेचर। नेक्स्ट पॉलिथीन, आप लिखते हैं ऐसा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप पॉलीथीन है, आप ऐसे लिखा आपने कि ऐसे बहुत सारे यूनिट, एन यूनिट, एन जो है लाखों हजारों यूनिट जो है एक साथ कंबाइन किया। क्या आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये पॉलीथीन का मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे यूनिट, लाखों यूनिट ऐसे एक साथ आमने सामने ऐसे जस्ट एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हुए बनते गए, और इस तरह ये प्लास्टिक बना, पॉलीथीन कैरी बैग। बहुत सारे हैं, एंडलेस हुआ, इधर भी खूब डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, बहुत सारे हैं ये पॉलीथीन। आईटी में एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे जरूरत पड़ेगा, उसका जरूरत पड़ेगा आगे कई टॉपिक में, तो क्या आप यहां बताएंगे?
ये लिखा हुआ था कि बताइए आपका 5 और 6 पॉलीथीन, ये पॉलीथीन, पॉलीथीन तो ऐसे लिखा आपने, ऐसे इस तरह से पॉलीथीन ऐसे आपने बनाया, और जिसका मतलब आपने समझा कि हाँ ये बहुत सारे हैं, लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, एक लाइन से ऐसे अटैच है, इस तरह से डॉट 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 करके पूरा लाइन से अटैच है। ठीक, अब आप बताएंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, ये आईटी में क्वेश्चन था कि फॉर n इज इक्वल टू 1 यूनिट अगर मैं करूं तो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, सो ये पूछा था आईटी में कि अगर n का वैल्यू 1 कर दो तो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, आप जान रहे हैं कि पॉलीथीन ऐसा ये पूरा एक यूनिट होता है, ऐसे यूनिट होता है जो कि बहुत सारा लाखों मॉलिक्यूल्स ऐसे लाइन से ऐसे अटैच रहते हैं, ये आप जानते हैं, ऐसा है पॉलीथीन। अब पेपर में लिखा हुआ है कि अगर मैं n का 1 यूनिट करूं, n का अगर वैल्यू मैं n जो लाखों करोड़ों है उसके जगह 1 यूनिट कर दूं तो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, अब समझिए अगर मैं सिर्फ 1 यूनिट कर रहा हूं ऐसे, अगर मैं सिर्फ 1 यूनिट के बारे में बात कर रहा हूं, ये है 1 यूनिट, ठीक है, ये n का वैल्यू 1, ठीक है, तो 1 यूनिट में कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड, जनरली लोग बोलते हैं कि 1, क्लास में भी मैं पूछता हूं तो लोग बोलते हैं 1, बट 1 नहीं, आंसर 2 है। कैसे 2? तो आप देख लीजिए, अगर आप 1 यूनिट प्लानिंग करेंगे तो 1 बॉन्ड तो ये कंप्लीट है, 1 बॉन्ड ये कंप्लीट है, बट ये जो बॉन्ड है उसका हाफ पोर्शन इसको मिला और हाफ पोर्शन इसको मिला, क्योंकि ये बॉन्ड को जब आप हटाएंगे तो आधा आधा दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इस बॉन्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हाफ इधर और हाफ इधर, दोनों साइड हाफ हाफ दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो हाफ 1 हाफ, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, तो टोटल जो हो गया वो 2। ये इसका जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय आगे। तो ये आपको पॉलिथीन के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया आपको जानना था। अभी और है 2 पॉइंट और है। पॉलीथीन जो होता है वो 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे तो पॉलीथीन पॉलीथीन प्लास्टिक बैग, कैरी बैग हाथ में लेके चलते हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल वाला, वो वही है पॉलीथीन है। अब इसको 2 तरह से बनाया जाता है, एक होता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी मैं 3 स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ। एक स्लाइड है पॉलीथीन के लिए, दूसरा स्लाइड है हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए, तीसरा स्लाइड है लो डेंसिटी। आप स्लाइड देखिए, मैं फिर प्लान करता हूँ, बताता हूँ। मैंने अभी 3 स्लाइड प्रेजेंट किया था। एक तो पॉलीथीन, वो मैंने समझा दिया था, पॉलीथीन जो है नॉन डिग्रेडेबल है और सिंथेटिक पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, वो मैंने समझा दिया था। अच्छा, पॉलीथीन के 2 टाइप, और पढ़ना है, आता है एग्जाम, पूछता है पेपर में, मेडिकल में, आईटी मेन में, एडवांस में तो नहीं पूछता है क्योंकि ये बड़ा छोटा टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के लिए आता है। सो ये मैंने अभी स्लाइड प्रेजेंट किया था, थोड़ी देर के लिए मैं लाइट ऑफ किया हूँ, मैं तुरंत चला देता हूँ लाइट। 2 पॉलीथीन आपके सिलेबस में है, एक HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, और एक LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। दोनों पॉलीथीन घर में है, ठीक है। अब देखिए, ये पूछा जाता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनेगा, तो जिग्लरनाटा ये कैटलिस्ट आता है, पेपर में आता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना है, कौन सा कैटलिस्ट लेना है, तो नेम आप जानते हैं, जिग्लरनाटा कैटलिस्ट। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कमी है, टेम्परेचर कमी है यहाँ पे, प्रेशर भी 6 to 7 एटमॉस्फेयर, हल्का फुल्का ही प्रेशर है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
पॉलीथीन बन गया और ये लीनियर पॉलीमर्स होता है। एक लाइन से जो मैंने बनाया था, इससे पहले वाला पॉइंट जैसे 6 पॉइंट में मैंने एक लाइन से ऐसे लीनियर पॉलीमरेज बनाया था, वो लीनियर है आपका। ये हार्डर है, ये थोड़ा हार्ड रहेगा। हार्डर का मतलब ये ऐसे देख सकते हैं, ये प्लास्टिक हो गया। कैप ही ले लीजिए ना, ये कैप, कैप जो है वो कैप हार्ड, ये हार्ड हुआ। टफर है, थोड़ा सा टफ है, क्लोज पैक, काफी क्लोज होता है, हाई डेंसिटी है ना, डेंसिटी हाई होने के चलते क्लोज है। और जब बहुत पैकिंग क्लोज होगा तो केमिकली इनर्ट होता है, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि बहुत मॉलिक्यूल्स एटम्स जो है नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। तो सब अपने ब्रेन में स्टोर करिए और प्लान करिए। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब बहुत मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज आ गए, क्लोज क्लोज आने के चलते हार्डर हो गया, टफर हो गया, केमिकल इनर्ट हो गया आपका, पैकिंग काफ़ी क्लोज है। और जो घर में कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बाल्टी, बकेट आता है पेपर में कि बाल्टी बनाने में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो ऐसे और भी मटेरियल है, पीवीसी से भी बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से भी, बट ऑप्शन में रहता है तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बाल्टी जैसा बाल्टी है उस तरह का डस्टबिन होता है, डस्टबिन उसी सेम शेप का होता है। बाल्टी डस्टबिन हो गया, वो हो गया। बॉटल्स, पानी पीने वाला जो बॉटल हो गया, वो पाइप्स, पाइप्स बनाने में यूज होता है। तो ये तो जो बड़ा कॉमन है, एनसीईआरटी का मैंने लिया है, पूरा एनसीईआरटी से लिया है मैंने। और वहाँ आपको लिखा हुआ है हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए जिगलर नट्टा, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर एग्जाम में आ चुका है। हार्डर, टफर, क्लोजली पैक, केमिकली इनर्ट, और ये यूज होता है बाल्टी, बकेट, डस्टबिन, पाइप्स बनाने के लिए और आपका पानी बॉटल बनाने के लिए। ये तो तीनों एक ही चीज हो गया, बकेट, डस्टबिन, बॉटल, एक ही जैसा शेप हो गया आपका, बॉटल हो गया। नाउ लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन में थोड़ा सा इससे हाई टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई, प्रेशर इसमें बहुत 1000 वेरी हाई प्रेशर हो गया, 2000, 1000 to 2000 वेरी हाई प्रेशर इसमें। तो इसको पहचानने का तरीका है वेरी हाई प्रेशर। कैटलिस्ट भी चेंज हुआ है यहाँ, H2O2 या ऑक्सीजन, इनके प्रेजेंट में आपको करना है। टेम्परेचर भी थोड़ा उससे ज़्यादा है। बनेगा मटेरियल वही है, वैसे ही बनेगा। ये लीनियर पॉलीमरेशन है, वो ब्रांच चेन पॉलीमर होगा। नाउ यूज इन इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिक वायर। वायर जो होता है, जितना घर में तार है, इंसुलेटिंग वायर, जैसे वायर, सब सारा वायर जितना भी है, कोई भी वायर, वायर हो गया, जैसे ये वायर है, तो वायर आप जानते हैं, जैसे ये चार्जर है और ये वायर है, आपको पता है इसके अंदर कॉपर, कॉपर का, मेटल का वायर निकल रहा है, बट इसको ऊपर से जो मैंने प्लास्टिक इंसुलेट किया हुआ है, ये जो इंसुलेटिंग ऊपर से, इसको आप हटाते हैं तब ना कॉपर वायर निकलता है इसके अंदर। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो यही है, एल लो डेंसिटी पॉलीथीन है। और ये इलेक्ट्रिक वायर में फ्लेक्सिबल पाइप, ये देखिए ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ये हार्ड हो गया। ये हाई डेंसिटी वाला जो है, मान लीजिए कि हाई डेंसिटी ले रहे थे, ये हार्ड, ये हाई डेंसिटी का, इसलिए इसका बकेट, डस्टबिन, पाइप्स और ये बनाने में, आपको बॉटल बनाने में यूज होता है। बट ये जो ऊपर ऊपर का जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो लो डेंसिटी है, फ्लेक्सिबल है। अब अगर इसको जो फ्लेक्सिबल पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप जो है, अगर पाइप बनाएंगे तो ये एकदम फ्लेक्सिबल रहेगा, मुड़ते रहता है। फ्लेक्सिबल पाइप जो होता है हम लोग यूज करते हैं बाथरूम फिटिंग में, बाथरूम का जो फिटिंग हुआ, ठीक है, बाथरूम का फिटिंग होगा तो उसके अंदर फ्लेक्सिबल पाइप, पाइप के मूवमेंट होना चाहिए, पाइप मूव करते रहता है, तो वो पाइप फ्लेक्सिबल पाइप इसी से बनता है। इलेक्ट्रिक घर के वायरिंग जब होता है, इलेक्ट्रिक वायरिंग में फिटिंग किया जाता है, तो उसमें भी फ्लेक्सिबल पाइप, वो बेंडिंग होते रहता है, पाइप इधर उधर, कहीं भी कॉर्नर आता है घर में, कॉर्नर पे मोड़ना होता है, तो फ्लेक्सिबल पाइप यूज करते हैं। टॉर्च, टॉर्च बनाने में भी यूज करते हैं। तो ये हो गया मेरा पॉलीथीन, पॉलीथीन जो आप नाम जानते हैं, ये कंप्लीट, ठीक है। ऐसे पॉलीथीन से थोड़ा सा और बेटर लेना है तो पॉलीप्रोपीन, ठीक है, ऐसे पॉलीस्टीरीन, ठीक है, ओरलोन, टेफ्लॉन, पीवीसी पाइप, बहुत सारे पॉलीमर पढ़ना है और सब घर में सब चीज मिल जाएगा, ठीक है, उसको रिलेट करना है। मैं लाइट चलाता हूँ। नेक्स्ट, इथिन के बाद प्रोपीन। इथिन बड़ा फेमस है, वो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी जो आपने पढ़ा, नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ये 11th क्लास में भी है और 12th में भी है, 12th में भी ये सब पढ़ना। और है जनरल नॉलेज जो कि आप
घर में सारा मटेरियल है उसको रिलेट करना है साइंस से। प्रोपीन, प्रोपीन तो छोटा है, प्रोपीन में आप पॉलीमर बनाना है आपको। देखिए नाइन, ऐसे लिख लेंगे N और CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ ना आपका प्रोपीन, ये है प्रोपीन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और C और H, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना प्रोपीन। देखिए प्रोपीन। और पॉलीमराइजेशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ कंबाइन करते हैं। तो यहां जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, कॉमन कैटलिस्ट, तो बहुत सारे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन करना है और इधर बन जाएगा पॉलीप्रोपीन। यह है पॉलीप्रोपीन। प्रॉपर्टी उसी जैसा है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, हार्ड ऑन कूलिंग, सॉफ्ट ऑन हीटिंग, सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। होमोपॉलीमर एक ही टाइप का यूनिट है, सब उसी जैसा जनरली। इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे प्लास्टिक का थ्रेड बनाने में, प्लास्टिक थ्रेड जैसे टेबल पे है, ये थ्रेड हुआ, ये प्लास्टिक वाला थ्रेड। कोई भी सामान आप बाहर से लाते हैं तो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक हैवी रहता है तो प्लास्टिक से बांध दिया जाता है, तो ये प्लास्टिक का जो थ्रेड है ये पॉलीप्रोपीन से बनता है। थ्रेड पाइप्स बनाने में यूज करते हैं, टॉयज बनाने में यूज करते हैं। ये तो उससे जैसा जैसे पॉलीथीन देखे हैं और उससे थोड़ा सा हार्ड हो गया, ये पॉलीप्रोपीन हो गया। तो पॉलीथीन एंड पॉलीप्रोपीन। और नेक्स्ट पढ़ना है पॉलीस्टाइरीन, ये पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन का मैं एक स्लाइड देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट स्टाइरीन। स्टाइरीन आपको जानना है, पॉलीस्टाइरीन ये भी घर में है, ठीक है। तो मैंने अभी स्लाइड आपको प्रेजेंट किया था और आपको ये कॉमन नेम स्टाइरीन अल्कीन में ये जानना है। आप इस स्टाइरीन को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं, स्टाइरीन को ऐसे प्रेजेंट कर करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कॉमन नेम आपको जानना था, क्योंकि हम लोग जैसे पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, उसी तरह स्टाइरीन ये नेम है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेना है और जो मोस्ट कॉमन कैटलिस्ट जो है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, तो C2H5 का होल थ्राइस और Al और TiCl3 ऐसे। जैसे ही आप पॉलीमराइज करेंगे, जैसे इथीन आपने बनाया, प्रोपीन बनाया, वैसे ही ये बहुत सारे लाखों यूनिट एक साथ जुड़ते रहेगा पॉलीस्टाइरीन। और उसी कैटेगरी का जैसे इथीन है, प्रोपीन है, पॉलीप्रोपीन है, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये भी थर्मो प्लास्टिक नेचर। होमोपॉलीमर, एडिशन ऑफ ओनली वन यूनिट, ऐसे लाखों यूनिट, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, लाखों मॉलिक्यूल जुटेगा और ये आपका बड़ा सा लिनियर चेन पॉलीमर बनाएगा आपको।
ये है घर में देखा हुआ थर्मोकोल सीट। सब लोग देखे हुए हैं, हर घर में यूज होता है। जब छोटे थे तो स्कूल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए थर्मोकोल सीट यूज करते थे हम लोग। तो जो थर्मोकोल सीट जो आप देख रहे हैं घर में, जो थर्मोकोल सीट है उसको केमिस्ट्री में पॉलीस्टायरीन बोलते हैं। पॉलीस्टायरीन, ये थर्मोकोल सीट जो होता है वो हीट इंसुलेटर होता है। ये हीट इंसुलेटर है, ठीक है। हीट इंसुलेटर को ही फिजिक्स में आइडियाबैटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। आइडियाबैटिक मटेरियल जो होता है वो हीट इंसुलेटर या आइडियाबैटिक मटेरियल हुआ या रैपिंग मटेरियल हुआ आपका, ठीक है। हीट इंसुलेटर जो हुआ, जैसे कि फूड, मैंने स्लाइड में प्रेजेंट किया था आपको कि फूड जो हुआ, फूड आइटम हुआ, या जो फिश होता है, जैसे फिश, पटना में ही फिश मार्केट है। कभी 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 संडे को मैं थोड़ा खाली होता हूँ तो जाता हूँ, फिश मार्केट जाता हूँ। और अगर सी फूड, जैसे सी फूड, समुद्र का जो कुछ फूड लेना हो यहाँ पे तो मिल जाता है, अवेलेबल है पटना में, ठीक है। बड़ा मार्केट है, मिल जाता है, सारे सी फूड मिल जाता है हम लोग को। तो वो सी फूड, अब समुद्र है यहाँ से तो बहुत दूर, जो बॉम्बे है, गोवा है, नज़दीक में उड़ीसा हो गया, कलकत्ता हुआ, वहाँ से सी फूड सप्लाई होता है। प्रॉन खाना हो तो सी फूड जो हो गया, और भी कई सी फूड होते हैं, तो उनको ट्रांसफ़र करना होता है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए ये थर्मोकोल का सीट होता है। देखते हैं बॉक्स रहेगा, बहुत जगह बहुत सारा है। मेडिसिन है, जो आपका पोलियो का भी ड्रॉप होता है तो थर्मोकोल के बॉक्स के अंदर रख के लेके आते हैं। तो कोई भी जो आइडियाबैटिक मटेरियल, जैसे यहाँ पे फूड है और ये थर्मोकोल का बॉक्स हो गया, ये है कोई भी यहाँ पे कोई फूड आइटम है, ठीक है, और फूड है यहाँ पे, ठीक है। और फूड को यहाँ डाल करके ऐसे रख दिया गया, फूड का लेयरिंग कर दिया जाता है, ऐसे लेयर बना दिया गया फूड को, और इसके अंदर भर दिया जाता है आइस। आइस, वो बर्फ डाल दिया गया, वो पूरा बर्फ ऐसे जस्ट सॉलिड जो है बर्फ ऐसे डाल दिया गया, ठीक है। अब आइस डाल करके फूड को अब इसमें पैक कर लिया जाता है, थर्मोकोल के बॉक्स रहता है, पैक कर दीजिए। अब पैक करने पे ये हीट ट्रांसफर नहीं होने देगा, ठीक है। ये हीट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे अब कलकत्ता से भी आया कोई सी फूड आया तो वो आपका आइस, वो पूरा फ्रोजन, वो आइस के अंदर डाल करके पैक कर दिया गया, थर्मोकोल के शीट से पैक कर दिया गया। ये है थर्मोकोल बॉक्स आता है, थर्मोकोल का बॉक्स आता है, और इस बॉक्स के अंदर फूड है और आइस, पूरा बर्फ ऐसे डाल देते हैं। और अब ये कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसको जो बोलते हैं कि सड़ना गलना, वो सब नहीं होता है। एक बार ये बर्फ डाल करके पैक कर दिया गया तो 2-3 दिन तक तो कम से कम सेफ रहता है। 2-3 दिन में एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल है थर्मोकोल है, हीट इंसुलेटर है। इस थर्मोकोल बॉक्स से नो हीट ट्रांसफर, यहाँ पे हम लोग को कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा यहाँ से। अब ये आइस है तो काफ़ी देर तक वो एकदम बनाए रहेगा, मेंटेन रहेगा। बाकी दूसरे अगर प्लास्टिक के बॉक्स में डाल दीजिए तो प्लास्टिक के बॉक्स में क्या होगा, गल जाएगा, हीट इधर से उधर ट्रांसफर होने लगेगा, हीट ट्रांसफर होकर गल जाएगा, मेल्ट करेगा तो फूड को भी खराब करेगा, और फिर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहेगा तो फूड फिर सड़ना गलना शुरू हो जाता है। तो थर्मोकोल सीट सब लोग जानते हैं, बॉक्स मार्केट में हर जगह, कोई भी फिश मार्केट में जाते हैं तो पूरा सब लोग के पास थर्मोकोल का बॉक्स रहता है। तो थर्मोकोल के बॉक्स जो होता है वो हीट इंसुलेटर है। हीट इंसुलेटर को ही आइडियाबैटिक मटेरियल बोलते हैं। नो हीट ट्रांसफर, और आइडियाबैटिक मटेरियल में DQ जीरो होता है। DQ का मतलब हीट ट्रांसफर, वो जीरो हो गया। रैपिंग मटेरियल भी यूज करते हैं, जैसे हम लोग का आईटी रुड़की में जैसे एक प्लांट भी था, जैसे जैसे आप एनटीपीसी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनका तो बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है। यहाँ तो कॉमर्शियली ये लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोयला जलाएंगे, उसमें से उस सारे एनर्जी को बॉयलर में दे देते हैं, बॉयलर में देने के बाद वहाँ से स्टीम जनरेट हुआ, वो स्टीम टरबाइन पे गिरा, उस टरबाइन को कनेक्ट करते हैं मोटर से और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जो कि पटना में यही एनटीपीसी बाढ़ और जो एक कहलगांव में है, 2 यूनिट है बिहार में, वो पूरे बिहार को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। बट ऐसा ही एक छोटा यूनिट हम लोग के आईटी रुड़की में भी था। वो सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए था कि कैसे
स्टेशन काम करता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कैसे काम करता है, तो वहाँ भी छोटा सा बॉयलर, छोटा सा टरबाइन, पाइपलाइंस था। तो अब समझिए, मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप हुआ हॉलो पाइप है, यहाँ से स्टीम भेजेंगे और स्टीम भेजेंगे तो यहाँ से स्टीम निकलना है। बहुत बड़ा बड़ा पाइप होता है, काफ़ी दूर दूर तक ऐसे मुड़ा रहेगा, टरबाइन तक जाना है। तो अगर आप स्टीम यहाँ से भेजेंगे और इधर से निकलना है तो रास्ते में ये जो सरफेस है, सरफेस के रास्ते से सारा एनर्जी लॉस करेगा, बहुत एनर्जी लॉस कर जाएगा। आप एनर्जी इन यहाँ से कर रहे हैं, आउटपुट यहाँ से निकालना है, बट ये सारा जो रूट है रास्ते में, जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के सरफेस से रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस करता है। जो आप पढ़ेंगे, हीट फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स में, हीट ट्रांसफर टू द रेडिएशन। तो यहाँ से पाइप में स्टीम डालेंगे, यहाँ से स्टीम निकालेंगे, तो इस रास्ते में बहुत सारा एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में लॉस करेगा। तो उस रेडिएशन को लॉस से रोकने के लिए थर्मोकोल का, ऐसे ही थर्मोकोल का आता है, बहुत बड़ा बड़ा सीट रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे हम लोग करते भी थे, कॉलेज में था, हम लोग देखते थे कि पूरा पाइपलाइन को पूरा थर्मोकोल के सीट से कवर किया जाता है। अब ये थर्मोकोल का बड़ा बड़ा सीट लेना होता है और लेकर के ऐसे पूरा थर्मोकोल के सीट से पाइप को ऐसे चारों तरफ से पाइप को लेके कवर करके बांध देना होता था। अब जब बांध दीजिएगा तो अब यहाँ से एनर्जी पास करिए, यहाँ से एनर्जी आउट होगा, इधर से इन इधर से आउट, लॉसेस मिनिमाइज हो जाता है। अगर नहीं बांध के खुला रखिएगा, खुला, तो सारा हीट एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में सरफेस के रास्ते से निकल जाएगा। तो ये एक रैपिंग मटेरियल है, बांधने में यूज़ किया जाता है। कोई भी आइडियाबैटिक जहाँ भी हीट ट्रांसफ़र होता है वहाँ हम लोग उसको बांध देते हैं, ठीक है। तो देखा हुआ है सब आपका, ये है स्टायरीन, ये नया है, ये आपको साइंस में सीखना है, इसको रिलेट करना है पॉलीस्टायरीन, बाकी सब जानते हैं। बाकी सब घर में थर्मोकोल का सीट सबके घर में मिल जाएगा, अभी भी खोजे मिल जाएगा। हम लोग शॉपिंग भी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे जो होता है गिफ्ट आइटम या जो ब्रोकन मतलब ग्लासेस आइटम होता है, कहीं टूट ना जाए तो उसको थर्मोकोल में पूरी तरह से पैक करके भेजते हैं। ये होगी नेक्स्ट ओरलोन टेफ्लॉन, ठीक है, पीवीसी पाइप। सो नेक्स्ट क्लास